ये है हमारा 11th स्टैंडर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर और आज हम डिस्कस कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड। इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो हम देख चुके हैं जिसमें हमने डिमांड का एक बेसिक मतलब समझा, कुछ ऐसे फैक्टर्स देखे जो हमारी डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं। अब ऐसी क्या फंडामेंटल चीज़ें हैं डिमांड के बारे में जो हर सिचुएशन में, ऐसा कौन सा बिहेवियर है जो हर सिचुएशन में कहीं ना कहीं सेम रहता है, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले। तो लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताएगा? एक ऐसा बिहेवियर बताएगा, रिलेशन बताएगा प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। क्या लिखा है लॉ ऑफ डिमांड? क्या बोल रहा है? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। लास्ट लेक्चर में भी कहीं ना कहीं समझी थी, पर अब आपको यही चीज एक स्टेटमेंट के रूप में प्रेजेंट करके क्या बोल रहे हैं कि अगर जितने भी डिटर्मिनेंट्स आप पढ़कर आए हो उनको साइड कर दो, जितने भी डिटर्मिनेंट्स डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं एक बार उसे साइड रख दो, अगर सबको कांस्टेंट मान लो, उस केस में जो प्राइस है और जो क्वांटिटी डिमांडेड है इनके बीच में एक इन्वर्स रिलेशन देखने को मिलेगा। एक चॉकलेट है, जैसे जैसे उसके प्राइजेस गिरेंगे उसकी डिमांड इंक्रीज करेगी, जैसे जैसे उसके प्राइजेस बढ़ेंगे उसकी डिमांड डिक्रीज करेगी। ऐसे रिलेशन को बोला जाता है इनवर्स रिलेशन। लॉ ऑफ डिमांड सिंपल सी बात है। बेसिकली इस वीडियो में फर्स्ट वीडियो वाली चीजें ही रिपीट होने वाली है। जो आप हम बिहेवियर्स पढ़कर आए ना, उसी बिहेवियर को हम यहाँ पे भी देख रहे हैं। ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में जस्ट द डिफरेंस इज कि यहाँ पे सारा स्पॉटलाइट किस पे होगा? सिर्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी पे। बाकी सारे फैक्टर्स को आप क्या कर दोगे? कांस्टेंट मान लोगे। क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स में हम कभी भी किसी भी चीज़ को ऐसे अज्यूम क्यों कर लेते कि यार ये फैक्टर्स क्या है, कांस्टेंट है? क्योंकि कहीं ना कहीं मन में सवाल आता है ना कि यार अफेक्ट तो ये चीज़ें भी करेंगी ना, अफेक्ट तो इनकम भी करेगा, अफेक्ट तो जो भी मार्केट में चीज़ें चल रही हैं, एक्सपेक्टेशंस लेवल है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, सब अफेक्ट करेगा, तो उनको कांस्टेंट क्यों मान लो? जब भी हम किसी चीज़ को, एक पर्टिकुलर चीज़ को, एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप को स्टडी करना चाहते हैं ना, तो हम बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट मान लेते हैं क्योंकि सब फैक्टर्स को एक साथ पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एक सेकेंड, हम अपनी पीसी स्क्रीन पे वापस चलते हैं। सभी फैक्टर्स को एक साथ समझना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कैसे समझ सकते हैं हम इस बात को? अच्छा देखो क्या बात हो रही है कि अगर सारी चीज़ों को एक साथ करो, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोल रहा है कि जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो फॉल करेगी अगर आपके प्राइजेस क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। हाँ या ना? हमें पता है अगर मैं इनकम का भी यहाँ पे रिलेशनशिप डाल दूँ, इनकम को कांस्टेंट मानना बंद कर दूँ, इनकम को भी एडअप कर दूँ, इनकम, मुझे पता है जब मेरी इनकम इंक्रीज होगी तब मेरी क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे मैं कमा पा रही हूँ तो मैं चीज़ें ज़्यादा खरीदूंगी या कम खरीदूंगी? चीज़ें ज़्यादा खरीदूंगी। हाँ या ना? तो मैं क्या देख रही हूँ कि जो एक फैक्टर है वो डिमांड को गिरा रहा है, एक फैक्टर है वो डिमांड को बढ़ा रहा है। इसी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, एक चीज़ के इफेक्ट को स्टडी करने के लिए हम बाकी चीज़ों को क्या कर लेते हैं? कांस्टेंट मान। बोलो किसको बात समझ में आ रही है? आया ना? तो बाकी चीज़ों को कांस्टेंट मानते हुए हमें क्या करना है? इनवर्स रिलेशनशिप ऑब्जर्व करना है क्वांटिटी डिमांडेड और उस प्राइस, उस कमोडिटी के प्राइस के बीच में। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? स्केड्यूल कैसा दिखेगा? जैसा हम लोग पहले पढ़कर आए हैं। क्या हो रहा है? प्राइजेस क्या कर रहे हैं? घट रहे। रिस्पॉन्स में क्वांटिटी डिमांडेड क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। बोलो किसको बात समझ में आ रही है? प्राइस कैसे गिर रहा है? 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7। क्वांटिटी कैसे बन रही है? 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250। बोलो बात समझ में आ गई? आया ना? इतनी बात हमें क्लियर हो गई। कर्व कैसा दिखेगा फिर? बोलो उन्हीं पॉइंट्स को अगर मैं प्लॉट कर दूंगी, एक मिनट वापस चलते हैं, उन्हीं पॉइंट्स को मैं क्या कर दूंगी? अगर इस ग्राफ पे प्लॉट कर दूंगी, क्या था जब प्राइस मान लेते हैं यहाँ पे 10 है फॉर एग्जाम्पल, जब प्राइस 10 था तो क्वांटिटी थी 100। आया ना? ये 100 है। प्राइस क्या हुआ? 9 हो गया, क्वांटिटी कितनी हो गई? 150। बोलो किसको बात समझ में आ रही है? प्राइस 8 हुआ, क्वांटिटी कितनी हो गई? 200। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं? हमारा डिमांड कर्व क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग।
कोई भी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों बनेगा? क्योंकि एक इनवर्स रिलेशन होगा एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी और वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी, यानी जो हमारा क्यू एक्स क्वांटिटी डिमांडेड है और पी एक्स प्राइस है, इन दोनों के बीच में क्या है? एक इनवर्स रिलेशन। बोलो बात समझ में आ रही है? एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी चीज़ घटेगी। यही रीज़न है कि हमारा डिमांड कर्व क्या बन रहा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है। बोलो बात समझ में आ गई? आया ना? इतनी चीज़ हमें क्लियर हो गई। तो अब हम क्या समझने वाले हैं? हम समझ रहे हैं कि इस लॉ को सही प्रूफ करने के लिए क्या क्या अजम्पशंस हम याद कर, यानी कि जो भी अजम्पशंस हैं इनमें क्या लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ें आप कांस्टेंट मान के चल। तो जितने भी डिटर्मिनेंट्स आप पढ़कर आए हो सारे डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट, इनकम में कोई चेंज नहीं आएगा, रिलेटेड गुड्स यानी कि सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कोई चेंज नहीं आएगा, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस में भी कोई भी चेंज नहीं आएगा। वो एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि फ्यूचर में किसी भी चीज़ का प्राइस घटने या बढ़ने वाला है। सारे फैक्टर्स हम क्या करने वाले? कांस्टेंट मान के चलने वाले। ये क्या है? इस लॉ को सही प्रूफ करने का अजम्पशंस। अजम्पशंस हम क्यों लेते हैं ये भी हमने समझा। अजम्पशंस हम लेते हैं ताकि हम किसी एक रिलेशनशिप को अच्छे से स्टडी कर पाएँ, उसकी तह तक जा पाएँ, कुछ रिलेशन कुछ ऑब्जर्वेशंस को हम निकाल पाएँ उस चीज़। बोलो बात समझ में आ गई? हाँ या ना? अब हम बात करते हैं स्लोप। जब भी हम कोई भी कर्व बनाएंगे इकोनॉमिक्स में तो हम उसकी क्या करेंगे? स्लोप की वैल्यू फाइंड करेंगे। हाँ या ना? बोलो करते हैं कि नहीं करते? हमने जब इंडिफरेंस कर्व बनाया, हमने पीपीसी बनाई, हमारा इंडिफरेंस कर्व कैसा बना था? ऐसा। पीपीसी का शेप कैसा था? ऐसा। याद करो, इन सब के भी हमने क्या किए थे? स्लोप की वैल्यू फाइंड की थी ना? हाँ या ना? तो अब हम क्या करेंगे? डिमांड कर्व के स्लोप की वैल्यू फाइंड करेंगे। स्लोप के बारे में हमें क्या पता है कि एक तो इसका स्लोप क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड फॉल कर रहा है। रीजन क्या है? कि इनवर्स रिलेशन है। जब भी इनवर्स रिलेशन ऑब्जर्व किया जाएगा दो क्वांटिटीज के बीच में तो स्लोप क्या होगा? डाउनवर्ड मूव करेगा। याद करो, इंडिफरेंस कर्व भी क्या था? डाउनवर्ड फॉल कर रहा था। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि एक चीज लूज हो रही थी, दूसरी चीज गेन हो रही थी। ऑपोजिट रिलेशन था। पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग था। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि एक चीज लूज हो रही थी, एक चीज गेन कर रहे थे। डिमांड कर्व क्या? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। हाँ या ना? बोलो क्यों? क्योंकि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी घटेगी, प्राइस घटा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इतनी बात हमें समझ आ रही है स्लोप के बारे में? हाँ या ना? बिहेवियर समझ में आ रहा है? अब स्लोप की वैल्यू को फाइंड आउट कैसे करना? कभी भी अगर हमें स्लोप की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करते हैं? जो भी हमें लाइन दी हुई है, डिमांड की हमें लाइन पता है, हाँ या ना? हम इसके पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, 2 पॉइंट्स। बोलो क्या बात समझ में आ रही है? एक तो ये पॉइंट लाई कर रहा है ए, और ये कुछ ना कुछ क्वांटिटी हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि मांगी जा रही है इस प्राइस पे, और इस प्राइस पे क्वांटिटी कितनी मांगी जा रही है? 1 मिनट ऐसे ढंग से ड्रॉ करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, कलर भी बदल लेते हैं। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि जब प्राइजेस इतने हैं तो इतनी क्वांटिटी मांगी जा रही है, जब प्राइजेस कम हो जाते हैं तो क्वांटिटी की डिमांड बढ़ जाती है। हाँ या ना? ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है। अब मुझे डिमांड कर्व का अगर स्लोप फाइंड आउट करना, अगर मुझे किसी भी ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट करना होता है तो मैं क्या करती हूँ? मैं देखती हूँ कि मेरे एक्स एक्सिस में कितना चेंज आया, मैं देखती हूँ मेरे वाई एक्सिस में कितना चेंज आया, और उसकी रेशो निकालती हूँ तो मुझे अपने स्लोप की वैल्यू का पता लग जाता है। बोलोगे इसको बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे अगर हम नोटिस करें जो एक्स एक्सिस का चेंज है वो किस में चेंज आ रहा है? कि क्वांटिटी बदलेगी। हाँ या ना? तो किस में चेंज आएगा? क्यू एक्स में चेंज आएगा। और यहाँ पे वाई एक्सिस में क्या बदल रहा है? प्राइस बदलेगा। तो हम देखेंगे पी एक्स में कितना चेंज आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो जब हम डिमांड कर्व के स्लोप की बात करेंगे, डिमांड कर्व के स्लोप की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? चेंज इन पी एक्स ओवर चेंज इन, यानी कि हमारे y एक्सिस में कितना चेंज आ रहा है और हमारे x एक्सिस में कितना चेंज।
बोलो बात समझ में? इसके साथ आप बुक में नोटिस करोगे कि एक नेगेटिव साइन दिया गया। नेगेटिव साइन का रीजन क्या होगा? क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, एक इनवर्स रिलेशन है, हाँ या ना? जैसे P यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है, 3 है, हाँ या ना? तो जब आप गिरोगे यहाँ से, जो भी चेंज की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। रीजन क्या समझ रहे हैं हम इसका? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइजेज एंड क्वांटिटी डिमांडेड, जिसकी वजह से जो हम स्लोप की वैल्यू फाइंड करते हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस का जो हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं, उसके साथ एक नेगेटिव का साइन भी। होपफुली हमें स्लोप समझ में आ रहा होगा कि डिमांड कर्व का स्लोप कैसे काम करता है, किसी भी ग्राफ का स्लोप कैसे काम करता है। आप देखते हो कितना चेंज आ रहा है जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करते हो, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। उनके रेशियो से हमें क्या मिल जाती है, हमारे स्लोप की वैल्यू। बोलो बात समझ में आई, हाँ या ना? हाँ या ना? तो जब हमने बात की कि डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, हमें पता है कि इनके बीच में एक नेगेटिव रिलेशन है, हाँ या ना? लेकिन एक नेगेटिव रिलेशन क्यों है? वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। आप कहोगे अरे इसका जवाब तो हमें पता है, क्योंकि Px और Qx प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में एक नेगेटिव रिलेशन है। पर नेगेटिव रिलेशन क्यों है? सवाल क्या पूछा जा रहा है, नेगेटिव रिलेशन क्यों है? वाई मोर ऑफ अ गुड इज परचेज्ड व्हेन प्राइजेस फॉल। जब प्राइजेस गिरते हैं तो आप ज्यादा गुड्स क्यों परचेज करते हो? ये बिहेवियर क्यों शो कर रहे हो? हाँ, ऐसे भी तो सोचना पड़ेगा ना कि क्यों हम ये बिहेवियर शो कर रहे हैं। क्या हमारे पास रीजंस आ जाते हैं? ये कुछ हमारे पास क्या आ जाते हैं, रीजंस आ जाते हैं। फर्स्ट रीजन क्या दे रहे हैं हमें, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कैसे आ गया यहाँ पे? हम तो डिमांड पढ़ रहे थे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कैसे एस्टैब्लिश करेगा प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप? अभी समझ लेते हैं। देखो, याद करो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता क्या था कि जब भी आप किसी चीज़ की कुछ ना कुछ क्या करते हो, यूनिट्स को कंज्यूम करते हो, तो उससे आपको कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन मिलती है, हाँ या ना? और वो सेटिस्फैक्शन हर कंजम्पशन के साथ घटती जाती है। पहला मैंगो खाया 10 यूनिट का सेटिस्फैक्शन मिला, दूसरा खाया 8 यूनिट का मिला, तीसरा खाया 6 यूनिट का मिला, चौथा खाया 4 यूनिट का मिला। हर चीज से हर कंजम्पशन के बाद एडिशनल सेटिस्फैक्शन क्या करता है, घटता है। रीजन क्या है? आप कहीं ना कहीं अकने लग जाते हो उस चीज को कंज्यूम करके, हाँ या ना? तो अगर पहले मैंगो से 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा था और आप उसके लिए ₹10 पे करने को तैयार थे, तो चौथे मैंगो से 4 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, हाँ या ना? इसके लिए आप 10 रुपए दोगे? आप बोलोगे नहीं नहीं, अगर 8 का है, अगर 4 का है, अगर 5 का है, फिर ले लूंगा, वरना नहीं लूंगा। इसीलिए जब प्राइजेस गिरते हैं तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी को मैच कर पाते हैं, गिरती हुई मार्जिनल यूटिलिटी को, और हम ज़्यादा चीज़ें खरीद लेते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इनकम अफेक्ट। इनकम अफेक्ट क्या बोलना चाहता है? इनकम अफेक्ट बोल रहे हैं कि देखो, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे गुड्स ज़्यादा परचेज होंगे। जैसे जैसे इनकम आपकी कितनी है, 1000 रुपीज़ है, हाँ या ना? प्राइस मान लेते हैं ₹10। ₹10 में इस इनकम में आप कितनी गुड्स खरीद सकते हो? 100 गुड्स खरीद सकते हो, हाँ या ना? लेकिन अगर प्राइजेस क्या हो जाए, सस्ते हो जाए, ₹5 हो जाए, अब कितनी गुड्स खरीद सकते हो? हाँ, दिमाग लगाओ, कितनी गुड्स खरीद सकते हो? इनकम, गिवन इनकम से अगर प्राइजेस गिरे, इनकम हमें क्या अलाउ करेगी कि अब हम ज़्यादा गुड्स खरीद पाए अगर प्राइजेस गिर जाए। यही तो रिलेशन है कि प्राइस गिरा, क्वांटिटी डिमांडेड, यही तो प्रूफ करना चाहती है हमारी इनकम। तो रहा है प्रूफ, क्या दिक्कत है? बोलो बात समझ में आई, हाँ या ना? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या बोल रहा है कि जो भी आपकी मार्केट में सब्सटीट्यूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, अगर आपने प्राइस गिराया
तो उन सब के कंज्यूमर भी आपके पास आ जाएंगे। कैसे समझेंगे? देखो एग्जाम्पल से कि समझ लो आप बिस्किट्स की डिमांड कैलकुलेट कर रहे हो, आप गुड डे बिस्किट की डिमांड कैलकुलेट कर रहे हो जो कि ₹10 का है और 100 लोग इसका डिमांड कर रहे हैं। ऐसे ही इस मार्केट में 500 लोग डिमांड करने वाले हैं, 100 लोग आपके पास आ रहे हैं, 100 लोग 50-50 खरीद रहे हैं, 100 लोग जिम जाम खरीद रहे हैं, 100 लोग मैरी गोल्ड खरीद रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसे अलग अलग बिस्किट्स खरीद रहे हैं। अब आपने क्या किया, आपने अपने प्राइजेस को रिड्यूस कर दिया ₹5 का। अब लोगों के लिए गुड डे बिस्किट और 50-50 बिस्किट एक दूसरे के परफेक्ट सब्सटीट्यूट थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। गुड डे मिल रहा है तो गुड डे दे दो, 50-50 मिल रहा है तो 50-50 दे दो। अब क्योंकि आपने अपने प्राइजेस रिड्यूस कर दिए तो ये सारे लोग भी क्या बोलेंगे, हमें 50-50 नहीं चाहिए, वो तो ₹10 का आता है, हमारा तो गुड डे से भी काम चलता है, हमें गुड डे दे दो। तो क्या नोटिस करें, प्राइजेस गिरे, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज। बोलो बात समझ में आए? कैसे हम कंपटीशन एक तरीके से किल कर देते हैं, हम अपनी सब्स्टिट्यूट गुड्स को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, उनके कंज्यूमर्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं प्राइजेस गिरा के, जिसकी वजह से क्वांटिटी हमारी बढ़। बोलो बात समझ में आई? हाँ या ना? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। क्या होता है, जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट सस्ता होता जाता है वो लोगों के लिए अफोर्डेबल होता जाता है। जैसे अगर आपका प्रोडक्ट ₹100 का है तो उसे सिर्फ 50 लोग ही खरीद पा रहे हैं, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट ₹50 का है तो उन्हें टोटल 100 लोग खरीद पा रहे हैं। 50 तो यही वाले, क्योंकि जिसके पास ₹100 ₹50 भी है ही उसके पास, और एडिशनल 50 लोग ऐड हो गए हैं जो अब आपका प्रोडक्ट खरीद पा रहे हैं। बोलो किसको बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? तो बेसिकली क्या होगा, जो डिमांड करने वाला ग्रुप है वो इंक्रीज हो जाएगा अगर आपके प्राइजेस क्या है, गिरे हैं, क्योंकि लोगों के लिए वो चीज़ अफोर्डेबल हो जाएगी, उनके बजट में आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? यही हमें पॉइंट समझा रहा है साइज ऑफ कंज्यूमर। लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, डिफरेंट यूजेस। क्या होगा, अगर आप अपने प्राइजेस को घटाओगे तो आपका जो भी प्रोडक्ट है उसके अलग अलग यूजेस में लोग उसे डालने लग जाएंगे। जैसे कि कैसे समझ सकते हैं कि आप दूध की बात करते हैं, अगर हम कि दूध जनरली लोग दूध की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं, चाय कॉफ़ी बन रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एज अ ड्रिंक यूज हो, ठीक है। लेकिन दूध के अगर प्राइजेस गिरते हैं तो लोग इसी दूध का पनीर बनाने का भी विचार करते हैं, इसी दूध से दही भी जमा लेते हैं। बोलो बात समझ में? जैसे पनीर का दाम सस्ता हो जाए तो लोग क्या सोचेंगे, ज़्यादा पनीर खरीद लो, और मम्मी सारा टाइम कभी पनीर के पकौड़े खिला रही है, कभी गीली पनीर की सब्जी खिला रही है, शाही पनीर खिला रही है, कभी कुछ सब पनीर से बना। यानी कि जब भी प्रोडक्ट के प्राइजेस गिरते हैं हम उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा के उसको मल्टीपल यूजेस में डालने लगते हैं। बोलो बात समझ में आ गई? ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें दिखाते हैं कि किस तरीके से प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में क्या है, एक इनवर्स रिलेशनशिप। बोलो बात समझ में आई? हाँ या ना? हमें हमारे क्यू का जवाब मिला कि क्यू ज़्यादा गुड्स परचेज की जाती है जब प्राइजेस गिरते हैं। बोलो बात समझ में आ गई? हाँ या ना? लास्टली इस लेक्चर को हम कंक्लूड कैसे कर रहे हैं, एक्सेप्शंस पर, कि क्या कहाँ कहाँ ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पर ये लॉ फेल हो। हमारा डिमांड क्या कर रहा था, डाउनवर्ड स्लोप। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, डिमांड कर्व क्या कर रहा है, अपवर्ड स्लोप। कोई भी ग्राफ अगर अपवर्ड स्लोप कर रहा है मतलब एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस वाली क्वांटिटी में एक पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन का क्या मतलब है, देखो क्वांटिटी, प्राइस इतना है, इस पे क्वांटिटी इतनी, से 3 and 3। अब हमारा क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया, 3 से कितना हो गया, 4। क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई, इंक्रीज। क्या बोल रहे हैं हम कि अगर प्राइजेस इंक्रीज करेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ऐसे केस में हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोल रहा था कि अगर प्राइजेस बढ़ेंगे क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी, प्राइजेस गिरेंगे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों चीज़ें साथ में ही बढ़े जा रही हैं। ये ऐसी कुछ जगहें होंगी जहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा, काम नहीं करेगा। क्या क्या चीज़ है वो, आर्टिकल्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। जो चीज़ें आपके स्टेटस सिंबल का साइन होते वो जितनी महंगी होंगी उतना हायर आपको स्टेटस देंगी। उनका जितना प्राइस ज़्यादा होगा,
स्टेटस के लिए उनकी डिमांड उतनी ही। बोलोगे इसको बात समझ में आ रही है? आया ना? फॉर एग्जाम्पल BMW की एक कार है जो कि बहुत नॉर्मल मॉडरेट रेंज में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं 7 लाख में आ रही है। बोलोगे इसको बात समझ में आ रही है? इसी कार को कंपनी बोले हमने मॉडिफाई कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया और उसको 20 लाख का बोल दिया। तो जो खरीदने वाले हैं स्टेटस सिंबल के नाम पे वो 7 लाख वाली कार नहीं परचेस करेंगे, बोलेंगे सस्ती है तो ये तो हमारे स्टेटस को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी। वो कौन सी कार खरीद लेंगे? 20 लाख वाली खरीद लेंगे। प्राइस ज़्यादा होने पे डिमांड हो रही है क्योंकि ये चीज़ें हमें सोशली बेटर फील कराती कि हम किसी से बेटर है। आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन हमें समाज में अलग पहचान देती है। बोलोगे इसको बात समझ में? इन चीज़ों में हमारा लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता। और कहाँ नहीं लगता? गिफन गुड्स में नहीं लगता। गिफन गुड्स क्या होती है? गिफन गुड्स जनरली वेरी लो क्वालिटी गुड्स होती है, जैसे कि जो वीकेंड मार्केट्स लगते हैं कॉलोनीज़ में, सोसाइटीज़ में, संडे मार्केट लगते हैं, बड़े बड़े बाज़ार लगते हैं जहाँ पे चीज़ें बहुत सस्ती मिलती हैं, उधर जो गुड्स मिलती हैं उनको बोला जाता है गिफन गुड्स। आम गुड्स से बहुत सस्ती मिलने वाली लो क्वालिटी की गुड्स को नाम दिया जाता है गिफन गुड्स। इनका भी क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि आप किसी स्टॉल पे देख रहे हो, एक टी शर्ट है जिस पे लिखा हुआ है कि 50 रुपीज़ के मन में ख्याल आएगा कि इतनी सस्ती, पक्का इसमें मटेरियल अच्छा नहीं होगा, बहुत ही वाहियात होगा, पक्का इसका पेंट 2 दिनों में उतर जाएगा, ये टी शर्ट हम नहीं खरीदते। लेकिन आप स्टॉल पे परचेज कर रहे हो, अब 2 लाख की टी शर्ट तो इमेजिन करोगे नहीं, 2000 की तो करोगे नहीं। लेकिन अगर टी शर्ट 200 रुपये की हो तो आप सोचोगे 200 रुपये तो डिसेंट लग रहा है, स्टॉल से खरीद रहा हूँ, 200 रुपये की है तो मतलब क्या होगा? जेन्युइन होगी, इतना भी खराब नहीं निकलेगा, घर पे ही तो पहनना है, ठीक है ये ले लेते। हमने क्या नोटिस किया, जब प्राइजेस कम थे तो डिमांड भी कम थी, प्राइजेस बढ़ गए तो बोलोगे इसको बात समझ में आ रही है? आया ना? कुछ समझ पा रहे हम? कुछ क्लियर हो रहा है कि गिफन गुड्स भी जितनी सस्ती से सस्ती होती जाएंगी, अगर प्राइसेस गिरते जाएंगे तो हम बोलेंगे इतना सस्ता खराब निकलेगा, ये तो रहने दो, मत यूज़ करो। लेकिन थोड़े से प्राइसेस बढ़ेंगे तो आप सोचोगे अच्छा ये ठीक लग रहा है, ये यूज़ कर लेते, सस्ता है पर ठीक है, अच्छा है, ये यूज़ कर लेते। बहुत आसानी से एग्जाम्पल समझ सकते हो इसका। आम रूटीन पे जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, मिंत्रा पे, अमेज़ॉन पे, जो कपड़े हमें बहुत सस्ते दाम में दिखते हैं, 100, 200, 300, हमें लगता है नहीं ये अच्छे नहीं निकले तो, इसका फैब्रिक अच्छा नहीं निकला तो, बहुत पतले हुए तो। लेकिन वही 400, 500 की रेंज तक आते आते हमें क्या लगता है, इसका क्वालिटी तो ठीक होगा, 500 रुपये ले रहे, इतनी ख़राब चीज़ थोड़ी देंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? वहाँ पे भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। इर्राशनल जजमेंट, जब हम चीज़ों को सही से जज नहीं करते हैं, हमें पता है कि जो भी कोई भी आइटम है, फॉर एग्जांपल डायमंड्स है, एक्सेट्रा है, कि हमें पता है कि इसका इतना दाम नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें क्योंकि वो बेटर फील करा दिया हम उसे खरीद लें। हाँ, हमें पता है कि प्राइजेस ज़्यादा है तो हमें क्वांटिटी डिमांड नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम जानबूझ के क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं। अपने बिहेवियर से ऑपोजिट जाके जब हम कोई चीज़ कर रहे हैं उसे बोला जाता है इर्राशनल बिहेवियर या इर्राशनल आप जजमेंट करो। वहाँ पर भी आप क्या कह सकते हो कि हमारा लॉ ऑफ डिमांड, जैसे कि आप मुझे प्रूफ करो कि अभी टमाटर जैसे बहुत महंगे चल रहे हैं, आप कहो कि जब से टमाटर महंगे हुए ना मैं तो हर रोज़ 4 किलो लेता हूँ, पहले तो मैं 1 ही किलो लेता था, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ 4 किलो ले रहा हूँ। आपका लॉ ऑफ डिमांड गलत है। लॉ ऑफ डिमांड गलत नहीं है, आप इर्रैशनल जजमेंट कर रहे हो। प्राइजेस महंगे होने के बावजूद भी आप क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड कर रहे हो, आप इर्रैशनल जजमेंट कर रहे हो। बोलोगे इसको बात समझ में आ गई? हाँ या ना? ये हमारा टॉपिक था बेसिकली डिमांड का। यहाँ तक हम समझ चुके हैं। एक और वीडियो होगा अभी चैप्टर का जहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा डिमांड कर्व है इसके स्लोप में किस तरीके के मूवमेंट्स हम देख सकते हैं। आज का वीडियो होपफुली हमें बिल्कुल समझ आया होगा कि लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या समझाने की कोशिश करता है, क्या क्या इसके बेसिक अजम्पशंस है, क्या क्या इसके एक्सेप्शंस है। एडिशनली हमने स्लोप को भी थोड़ा समझने की कोशिश की।
अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो, वरना डिस्क्रिप्शन में दिए गए चैनल्स पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियोस आती रहेंगी, मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।